નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7 હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। તો તેમાં સૌપ્રથમ જોઈએ પ્રશ્ન नंबर 1 अ। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। તેમાં પહેલું છે जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है, तो જવાબમાં આવશે વિકલ્પ સી શિક્ષા। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो જવાબમાં આવશે ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानड़े। ત્રીજો પ્રશ્न છે शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था, तो જવાબમાં આવશે ऑप्शन सी भवानी का। चौथो प्रश्न है कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं, तो जवाबમાં આવશે ऑप्शन ए जगत। ત્યારબાદ તેમાં ત્રીજો પ્રશ્ન છે मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है, જવાબમાં આવશે ऑप्शन बी अंबर को। ત્યારબાદ જોઈએ ब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। તેમાં પેલું છે पक्षी चहचहाते हुए अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे, जवाबમાં આવશે नीड़। बीजू છે लोग कहते हैं कि हमारी सरकार खाली जगह है, तो जवाबમાં આવશે निकम्मी। ત્રીજું છે हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना खाली जगह हो गया है, तो जवाबમાં આવશે दुर्भर। ત્યારબાદ જોઈએ ક सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो તેમાં પેલું છે छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से, तो जवाबમાં આવશે क बिल्कुल बेखबर था, तो वाक्य बनશે छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था। ત્યારબાદ બીજું છે मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु જવાબમાં આવશે વિકલ્પ ક पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। ત્યારબાદ ત્રીજું છે ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर, जवाबમાં આવશે क लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। ત્યારબાદ જોઈએ ड निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે मालवजी को धन का लालच किसने दिया था, जवाबમાં આવશે मालवजी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी, तो जवाबમાં આવશે सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન છે लड़के ने रोने का क्या कारण बताया, जवाबમાં આવશે लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा उसके पास एक चवन थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્न છે सुशील के पिताजी मासिक की सारी तिलियां क्यों गिनते हैं, तो जवाबમાં આવશે कहीं तिलियां कम तो नहीं, यह जानने के लिए सुशील के पिताजी मासिक की सारी तिलियां गिनते हैं। पांचमो प्रश्न है अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है, जवाबમાં આવશે अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2 અ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया, तो जवाबમાં જોઈએ चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधी सादी लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે ડૉક્ટર કલામ ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है, तो जवाबમાં આવશે डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए, हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी, हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है, सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं, बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન છે आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं, तो जवाब જોઈએ जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है, प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता, प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता, ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ।
ત્યારબાદ જોઈએ બ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે बेटी अपने पाँव पर कैसे खड़ी होगी, तो તે જવાબમાં આવશે बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी। બીજો પ્રશ્ન છે कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है, જવાબમાં આવશે कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। ત્રીજો પ્રશ્ન છે मनुष्य किसके समान धीर है, જવાબમાં આવશે मनुष्य धरती के समान धीर है। चौथो प्रश्न है बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है, जवाबમાં આવશે बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3 અ, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। પેલું છે गगन पे चमके चंदा, तो जवाबમાં આવશે बी विकल्प, मैं धरती पर चमकूंगी। ત્યારબાદ બીજું છે मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचा जा सकता है क्योंकि, तो जवाबમાં આવશે विकल्प अ, उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। ત્યારબાદ જોઈએ બ, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है, तो जवाबમાં આવશે मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, जवाबમાં આવશે मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा, जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समानता पाठ पढ़ाऊंगा, देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ, मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। ત્યારબાદ જોઈએ ક, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो તેમાં સૌપ્રથમ પહેલું છે પ્રાણ ન્યોછાવર કરના, તો તેનો અર્થ થશે જીવન સમર્પિત કરના, અને વાક્ય બનશે ભગત સિંહ ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। બીજું છે કદમ રખના, તેનો અર્થ થશે પહોંચના, વાક્ય બનશે ચાંદ પર કદમ રખના अब कोई बड़ी बात नहीं है। ત્યારબાદ જોઈએ ડ, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो તેમાં પહેલું છે અમૃત, તો તેનું વિરુદ્ધાર્થી થશે વિષ, પાપ, તો તેનું વિરુદ્ધાર્થી થશે પુણ્ય, જીવનનું વિરુદ્ધાર્થી થશે મૃત્યુ, ઊંચાનું વિરુદ્ધાર્થી થશે નીચા। ત્યારબાદ જોઈએ ઈ, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाइए। જેમાં સૌપ્રથમ પહેલું છે पेड़ परोपकारी होते हैं, બીજું છે वाह कितना अच्छा गाना है, ત્રીજું છે छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 4 અ, निम्नलिखित वाक्यों से रेखांकित विशेषण का भेद बताइए। જેમાં સૌપ્રથમ પહેલું છે પરિશ્રમી છાત્ર કભી અસફળ નહીં હોતે, તો તેમાં પરિશ્રમી તો તે છે ગુણવાચક વિશેષણ। બીજું છે અબ્દુલ 20 કિલો આટા લાયા, તેમાં 20 કિલો જે છે પરિમાણવાચક વિશેષણ। ત્યારબાદ જોઈએ બ, नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। જેમાં સૌપ્રથમ પહેલું છે क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी, तो તેમાં વાક્ય બનશે फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। બીજું છે प्राण न्योछावर अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए, तो તેમાં વાક્ય બનશે उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ત્યારબાદ જોઈએ ક, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और ऊंचे उचित शीर्षक दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણને કહાની લખવાની છે, જેના તમે જોઈ શકો છો। तो તેમાં લખશું કહાની। बकरी की चतुराई, एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तो अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। तो आ वार्ता परથી शीर्षक મળશે बकरी की चतुराई। ત્યારબાદ જોઈએ ડ, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी लेते हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो તેમાં પત્ર લખશું 23 विजयनगर सोसायटी राजकोट 28/01/2013। प्रिय मित्र सुभाष, जय हिंद। पिछले सप्ताह में प्रजासत्ताक दिन के कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त रहा, इसलिए तुम्हारे पत्र का उत्तर देने में देरी हो गई है। इस बार हमारे विद्यालय में 26 जनवरी के
कार्यक्रम बहुत शानदार रहे। विद्यालय का प्रांगण चारों ओर से सजाया गया था। पुलिस कमिश्नर श्री दत्ता जी को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। सुबह 7 बजे दत्ता जी ने राष्ट्रध्वज फहराया। राष्ट्रगीत के बाद अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में हमें प्रजासत्ताक शब्द का अर्थ और इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे और जागरूक नागरिक की प्रजासत्ताक को सफल बना सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर कार्यक्रम पेश किए। हम भारत के लाल कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शहीद देशभक्तों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। इसमें मैं भगत सिंह बना था। राष्ट्रीय गीतों की गीत स्पर्धा में भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। संगीत का कार्यक्रम भी खूब जमा। अंत में हमारे आचार्य महोदय ने अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। तुम्हारा मित्र जवाहर। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5 નિમ્નલિખિત વિષયો में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध લખીએ। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણે પેલું છે એક કિસાન की આત્મકથા, બીજું મેરા દેશ ભારત, ત્રીજું यदि मैं शिक्षक होता અને ચોથું मेरी प्रिय नेता। તો તેના વિશે આપણે નિબંધ લખશું। તો તેમાં સૌપ્રથમ જોઈએ એક કિસાન की आत्मकथा। તેમાં પ્રસ્તાવના છે हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का ज़्यादातर आधार कृषि से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए सुनने में अंत है कि भारत के 70% लोग किसान हैं। वे राष्ट्र की रीढ़ के समान है और भारत की भूमि किसानों की भूमि है। आज हम किसान के जीवन से जुड़े हर पहलू को किसान की आत्मकथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो तेमा जोइए, मैं एक किसान हूँ। मेरा कार्य खेत में हल जोतना है, जिससे अनाज उत्पादन कर लोगों के पेट भरने का कार्य करता हूँ। मेरा पूरा जीवन पाकों को उगाना और उनकी देखभाल करने जैसी आदि कामों में ही व्यतीत हो जाता है। मेरा जन्म किसान परिवार में होता है और मेरी मृत्यु होने तक मैं किसान ही रहता हूँ। किसान बनाना कोई आसान कार्य नहीं है। मेरा पूरा जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरता है। मेरा कार्य जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। मुझे 12 महीनों काम करना पड़ता है, उसमें ना ही कोई अवकाश है। मुझे अपना कार्य पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करना पड़ता है। मैं पहले जमीन खेड़ता हूँ, जिसमें मेरे मित्र बैल मेरा बहुत ही अच्छा साथ निभाता है। फिर खेत उसमें बीज बोता हूँ। समय समय पर पानी, खाद्य और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर की देखभाल करता हूँ। मैं ऋतुओं के अनुसार पाक की वावणी करता हूँ, ताकि सभी प्रकार के अनाज लोगों तक पहुँचा सकूँ। मेरा कार्य तीनों ऋतुओं में चलता है। मैं ठंडी, गर्मी, बरसात जैसी ऋतु में भी खेत के कार्य में लगा रहता हूँ। मैं खेतों के काम करता हूँ, तभी मेरे परिवारों को खाना मिलता है। फसल अच्छी हो तो कोई चिंता नहीं होती, मगर जब किसी आपदा के कारण मेरी फसल निष्फल हो जाती है, तब मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी मुश्किलों में पड़ जाता है। मुझे बहुत ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल होता है। वह मेरे हर सुख दुख में हर वक्त मेरे साथ रहता है। किसान बनकर मैं खुश बहुत होता हूँ कि सभी के जीवन को चलाने के मुख्य कार्य खाद्य उत्पादन का कार्य कुदरत ने मुझे सौंपा है, मगर यह कार्य करने में जब निष्फल होता हूँ, घोर निराशा में डूब जाता हूँ। मैंने भी आज के बदलते युग के साथ नए पद्धतियों की सीख कर फसल को ज़्यादा कैसे उगाए जाए यह सीखा है। सरकार ने भी आज नई नई योजनाएं बनाकर किसान को कभी जो फसल निष्फल हो जाए तो उनसे होने वाले नुकसान से मदद रूप होने के लिए बीमा पाक जैसी कोई योजना बनाई है। इसके साथ साथ किसानों को नई उपकरण भी मुहैया कराने के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं की भी व्यवस्था की है, जिससे आज के किसानों को बहुत ही लाभ होता है। आज का किसान सफल और सक्षम हो गया है। सरकार भी किसानों के साथ कई सारी नई नई योजना लाते हैं, जिससे किसान अपने कामकाज को और बेहतर बना सकते हैं। तो ते पति उपसार મળશે। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसान भारत की जान है। वह अपना पूरा जीवन देश की प्रजा के खाद्य उत्पादन में और देश के आर्थिक विकास में लगा देते हैं। भारतवासियों को हर किसान पर गर्व होना चाहिए। जय जवान जय किसान, भारत की शान, भारत की जान। ત્યારબાદ જોઈએ मेरा देश भारत। हमारा देश भारत है, जहाँ लगभग 1 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। विश्व में चीन के बाद हमारे देश की जनसंख्या का दूसरा स्थान है। आज विश्व का हर 7वां व्यक्ति भारतीय है।
भारत की सीमा 3 और समुद्र से घिरी है, एक और हिमालय है तो पाकिस्तान है। भारत एक महान विशद अद्भुत देश है। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्मों का तो यही जन्म हुआ है। अनेकता में एकता भारत का विलक्षण उदाहरण है। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में असम तक भारत की सीमा है। उत्तर में पर्वतराज हिमालय शान से बड़ा खड़ा है। इसकी चोटियां विश्व की सबसे ऊंची चोटियां है। ये सदा हिम से अलंकृत रहती है। इसके नीचे विशाल सागर है। इसके अंदर महान नदियों का विस्तृत जाल है। यहाँ सभी तरह की जलवायु पाई जाती है। भारत में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं। यहाँ सभी लोग चाहे किसी भी धर्म का या प्रदेश या जाति के हो, वे मिलकर रहते हैं। भारत का इतिहास भी बड़ा प्राचीन है। सिंधु घाटी की सभ्यता और रामायण काल से लेकर अब तक हजारों वर्षों का इसका इतिहास है। प्राचीन काल में यह सोने की चिड़िया कहलाता था। आज यह प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत में अनेक महान विभूतियों का जन्म हुआ है। प्राचीन समय में गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, महावीर हुए तो वर्तमान में महात्मा गांधी। इन्होंने देश की जनता का आदर सम्मान किया और सदैव विकास की राह पर चलने का उपदेश दिया। भारत आज महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। हमें अपने देश उसकी सभ्यता पर गर्व है। ત્યારબાદ જો यदि मैं शिक्षक होता तो તેમાં લખશું हर युग में शिक्षा का महत्व रहा है। जब तक धरती पर मनुष्य का जीवन रहेगा तब तक शिक्षा का महत्व भी बना रहेगा। इसमें तनिक सा भी संदेह नहीं है। शिक्षा को प्रकाश तो कहा ही जाता है। मनुष्य की आंख भी माना जाता है। शिक्षा देने वाले व्यक्ति को शिक्षक कहा जाता है। प्रकाश और आंख होने के कारण यदि शिक्षा का भी बहुत महत्व है तो वह आंख और प्रकाश देने वाले शिक्षक का भी बहुत महत्व हुआ करता है। यह कहा और माना जाने लगा है कि आज के जीवन समाज में शिक्षा का महत्व तो है, पर शिक्षक का मान और महत्व निरंतर घट गया और घटना जा रहा है। इसके लिए जहां आज की शिक्षा पद्धति समाज की आदर्श संहिता आदि को दोषी माना जाता है, वह अध्यापकों का भी कम दोष नहीं कहा जाता। शिक्षा को आज के शिक्षकों ने एक पवित्र निस्वार्थ सेवा कर्म न दहने देकर एक प्रकार का व्यवसाय बना दिया है। इस कारण शिक्षक का पहले जैसा सम्मान नहीं रह गया। फिर भी मैं जीवन में यदि कुछ बनना चाहता हूँ तो शिक्षक ही बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहता हूँ, इसके कई कारण और योजनाएं हैं जिन्हें मैं शिक्षक बनकर ही पूर्ण कर सकता हूँ। ત્યારબાદ જોઈએ मेरे प्रिय नेता। तो તેમાં જોઈએ मेरे प्रिय नेता महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां से लौटने पर उन्होंने वकालत प्रारंभ की। गांधी जी का सार्वजनिक जीवन दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुआ। उन्होंने भारतीयों की सहायता की। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने अनेक कष्ट सहे। उनको अपमानित किया गया। अंत में उन्हें सफलता मिली। गांधी जी भारत वापस आए और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वह कई बार जेल गए। अब सारा देश उनके साथ था। लोग उन्हें राष्ट्रीय पिता कहने लगे। अंत में भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गांधी जी सरल जीवन बिताने थे। वह सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाले थे। गांधी जी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वह एक समाज सुधारक थे। उन्होंने गांवों की दिशा सुधारने का पूरा प्रयत्न किया। उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ત્યારબાદ તેમાં બ છે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદકા સારાંશ લખીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણને એક ફકરો આપેલો છે, તેનો આપણે સારાંશ લખવાનો છે। તો તે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। तो તેમાં સારાંશ લખશું। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसने मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस ने ईर्ष्या करने वाले कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कोई की युक्ति धरी की धरी रह गई। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे आ सोल्यूशन जोयुं, सांभळ्युं तेमज समज्या ते बदल आपनो खूब खूब आभार। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો।